हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महेंद्रू आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बेटा हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स और एनसीईआरटी को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से रिवाइज कर पाएं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अर्ली टाइम्स Hippocrates and Indian Ayurveda system asserted that a state of body and mind are a balance of। ये एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है और हमसे स्किप हो जाता है कि आयुर्वेदा और हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंगली एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट है, ह्यूमर्स प्रेजेंट है। ह्यूमर्स, ह्यूमर्स का मतलब बेसिकली होता है फ्लूइड्स। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। और इनके बैलेंस की वजह से क्या होगा, एक्चुअल में हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर ये इम्बैलेंस हो गए तो हमारी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। तो इसी को गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी। सो द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आंसर मिल गया हमको, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हिपोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा, ठीक है, तो यहीं से मिल गया आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्कार्डेड बाय। ये वाली हाइपोथेसिस किसने डिस्कार्ड करी, ये बोल के कि नहीं भाई और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड्स वाला जो कंसेप्ट है इसको डिस्प्रूव किया, किसने किया, विलियम हार्वी। क्या याद रखना है आपको, विलियम हार्वी, ये भी याद रखना। आगे देखो, डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सच बात है। इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, बिल्कुल ट्रू। तो बिल्कुल सच बात है, डिसीज हमारी बॉडी के अंदर किस वजह से हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, मतलब बाय बर्थ, जिसको हम कॉन्जेनाइटल कहते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है जो कि एक्वायर्ड होते हैं, जनरली हम आफ्टर बर्थ इन्फेक्शन हो जाता है हमें किसी पैथोजन से। या फिर लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी, आप खाने में आयरन कम ले रहे हो, आयोडीन कम ले रहे हो, तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय पर्सनल हाइजीन ओनली। वो कह रहा है कि हेल्दी रहने के लिए इंडिविजुअल को सिर्फ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, नहीं, पर्सनल हाइजीन ओनली नहीं, और भी चीजें हैं कि पर्सनल हाइजीन की वजह से आप बीमार कम पड़ोगे, सही बात है, लेकिन और भी तो चीजें हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, बैलेंस डाइट, तो इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट ओनली की वजह से फॉल्स हो गई बस बाकी स्टेटमेंट में कोई भी कमी नहीं थी। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन, अरे नहीं भाई, बैक्टीरियल नहीं, वायरल पैथोजन की वजह से होता है, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स। डिसीज कैन ओनली बी एक्वायर्ड, ये भी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। डिसीजेस सिर्फ एक्वायर होती हैं, नहीं, ठीक है, डिसीजेस बाय बर्थ भी होती है जिनको हम कॉन्जेनाइटल कहते हैं। तो डिसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड बाय बर्थ डिसीज। और सॉरी, कॉन्जेनाइटल डिसीज को ही बाय बर्थ कहते हैं। तो कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज, तो ये बोल रहा है सिर्फ एक्वायर्ड होती है, आफ्टर बर्थ ही होगी, नहीं, गलत हो गया। ड्यूरिंग द लाइफ तो होती ही होती है, बट बाय बर्थ भी हो सकती है डिसीज, तो ये गलत हो गया। उसके बाद डिसीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर आर कॉल्ड एज। अब इसके दो तीन आंसर हो सकते हैं। इसको आप कम्युनिकेबल डिसीज भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो इन्फेक्शियस डिसीज। क्या बोल सकते हो इसको, इन्फेक्शियस डिसीज, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्या बोल रहा है, द मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसी डिसीज जो फैलती नहीं है उनमें मेजर कॉज है बेटा कैंसर, ठीक है, कैंसर। तो कैंसर बहुत ही ज़्यादा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से, और ये नॉन इन्फेक्शियस है। एक इंसान को कैंसर है तो उसके क्लोज कांटेक्ट में आने पे, उसके साथ खाना खाने में, ये आपको कैंसर नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन ये मेजर कॉज है डेथ का। उसके बाद डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज, तो ये पैथोजन की डेफिनेशन दे दी, देखो, तो याद रखना पैथोजन की डेफिनेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में घुस के हमको बीमार कर दे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजन इंटरफेयर करता है इनटू वाइटल एक्टिविटी, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर, डैश रिजल्ट्स, एक्टिविटीज एंड डैश रिजल्ट्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीज हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये गलत हो गया बेटा। म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम की फिजिकल बैरियर में आती है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। याद रखना है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, म्यूकोसा, ये सब आपकी किस में आएंगी, ये आएगी आपके फिजिकल बैरियर में, फिजियोलॉजिकल में नहीं। फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, तो स्वेट आता है, टीयर आता है, ठीक है, तो ये सब सिक्रीशंस हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे। ट्रांसमिशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से पता चल रहा है कि टाइफाइड है, तो पूछ रहा है साल्मोनेला टाइफी जो कि पैथोजन है टाइफाइड कॉज करने वाला, ये कौन सी बीमारी, ये कैसे फैलता है, तो थ्रू कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। तो ये पैथोजन आपकी बॉडी में
पानी, गंदे पानी और गंदे खाने से, ठीक है, जिसमें से इसका इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, उसके थ्रू बॉडी में एंटर हो सकता है। सिम्टम्स लाइक सस्टेन्ड हाई फीवर विच इज 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। अब देखो, पहली बात तो सस्टेन्ड हाई फीवर सुनते ही आपका दिमाग खुलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वीकनेस हो जा रही है, फीवर आएगा तो वीकनेस साथ में आती है। पेट में दर्द, मतलब कहीं ना कहीं आपके ये एलिमेंट्री कैनाल रिलेटेड इन्फेक्शन है। कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल कंफर्म हो गया। हेडेक आता है बेटा, फीवर आएगा तो हेडेक आता ही आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल का आपका इंटेस्टिनल रीजन का फीवर हो सकता है। और एंटेरिक फीवर नाम की बीमारी एक ही दी हुई है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उसको कहते हैं टाइफाइड। तो ये टाइफाइड के सिम्टम दिए हुए हैं, अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये टाइफाइड है बेटा, बहुत ही फेमस। नाउ डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड में डेथ भी हो सकती है। ड्यू टू, किस वजह से होती है बेटा, तो ये आपकी एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, ड्यू टू इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल, अगर इस इन्फेक्शन को इग्नोर किया जाए तो इंटेस्टाइन में छेद हो सकते हैं, परफोरेशन, परफोरेशन, एंड इट कैन लीड टू डेथ, फेटल हो सकता है बेटा लाइफ के लिए। उसके बाद द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड इज विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं इस टेस्ट को, विडाल टेस्ट। तो ये लिखा है आपके एनसीईआरटी में, द कैरियर ऑफ टाइफाइड हु स्प्रेड द डिसीज फॉर सेवरल ईयर। तो आपके एनसीईआरटी में कैरियर का नाम दिया हुआ है, मतलब एक इंसान को पे इल्जाम लगाया गया कि भाई ये कैरियर थी। याद आया, कुछ हिंट दे रहा हूं मैं, कुछ याद आया, क्या बोल सकते हो, मैरी मेलन, या जिसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी बोला गया, तो मैरी मेलन लिख दोगे तो चलेगा, मैरी मेलन, ठीक है। तो मैरी मेलन, या फिर उसको क्या बोल सकते हो आप, टाइफाइड मैरी, ठीक है, टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी, ठीक है। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इज, बेटा मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ये तो आप पढ़ के भी आ चुके हो, कहाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, इसी पे काम कर रहा था वो, किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ध्यान से सुनना, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक मैनर में सेपरेटली अंडरलाइन करते हुए। और निमोनिया जो यहाँ पर जो स्पीशीज आएगी उसमें एई आएगा, निमोनिए, याद रखना, लेकिन बीमारी के नाम में एई नहीं आता। एक और होता है बेटा, ठीक है, एक और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एनसीईआरटी से देख के कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, दूसरा कौन सा पैथोजन है विच कैन कॉज निमोनिया, ठीक है, आगे देखो, लेकिन मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद द साइट ऑफ इन्फेक्शन, अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट कहाँ करता है, तो एल्वियोलाई ऑफ लंग, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, याद रखना है, ये सीधा एल्वियोलाई पर अटैक करता है। एक और रेस्पिरेटरी बीमारी पढ़नी है आपको बेटा, वायरल, है ना, वायरल बीमारी पढ़नी है विच इज कॉमन कोल्ड, वो लंग्स पे इंपैक्ट नहीं करता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। अब याद रखना कि निमोनिया का जो पैथोजन है वो लंग, एल्वियोलाई ऑफ लंग में इंपैक्ट करेगा, और वहां पर क्या क्रिएट कर देगा, वहां पे म्यूकस रिलीज करवाएगा, फ्लूइड्स रिलीज करवाएगा। और आपका जो विच इज योर कॉमन कोल्ड है, वो क्या करेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, सीवियर केस, टर्निंग द कलर ऑफ नेल ग्रे टू ब्लूइश, बेटा ग्रे और ब्लूइश हो जाते हैं नेल, ये हाइपोक्सिया की निशानी होती है कि ऑक्सीजन इंसान में कम है। चिल्स, उसको ठंड लगेगी, कफ होगा, फीवर होगा। तो होपफुली अभी तक आप समझ चुके हो कि ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं, किस चीज़ के हैं, निमोनिया के। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। मलेरिया इज अ डैश डिसीज, तो कौन से पैथोजन से होती है मलेरिया, इट इज अ प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन, ठीक है। कौन सा प्रोटोजोन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम कॉज करेगा। द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया जिसको हम कहते हैं, बहुत ही बढ़िया, सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं इसको, सेरिब्रम पे अटैक करता है, फीवर बहुत खतरनाक चढ़ता है, इट इज़ द मोस्ट फेटल वन, सबसे खतरनाक वाला मलेरिया है। ये किस वजह से होता है, कौन से पैथोजन की वजह से हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम तो है ही है, लेकिन प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज अलग अलग दी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से हो रहा है, साइंटिफिक नेम है, मैंने अंडरलाइन भी वैसे किया, याद रखना है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मोस्ट फेटल टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज, जो इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम का वो ह्यूमन इन्फेक्शन, द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्शियस फॉर्म है, मतलब जो मलेरिया कॉज करता है वो मच्छर करता है, लेकिन मच्छर की बॉडी में इस प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस की फॉर्म में आ रही है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज इज,
प्लाज्मोडियम स्पीशीज का ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है बेटा? इट इज फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज मस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो। नेक्स्ट, द टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट्स इन चिल्स एंड हाई फीवर। तो बेटा आपको आपकी एनसीईआरटी में लिखा है जब आरबीसी रप्चर करते हैं तो एक टॉक्सिन रिलीज होता है, इसका नाम है हीमोजोइन, ठीक है, तभी आपको फीवर की साइकिल शुरू होती है। तो टॉक्सिन है हीमोजोइन जिसकी वजह से फीवर आपको स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आरबीसी रप्चर करने पे हीमोजोइन रिलीज होता है। एक्चुअल में आपके आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन भरा है ना वो डैमेज हो जाता है, जिसमें दो ग्रुप है, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन पार्ट को तो यूज कर लेता है, प्रोटीन है, हीम जो है वो एक टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन, ठीक है। सो द नेम ऑफ द टॉक्सिन इज हीमोजोइन, हीमोजोइन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टोरेज एरिया फॉर प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलीज मस्किटो इज। भाई प्लाज्मोडियम का स्टोरेज एरिया पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। स्टोरेज एरिया तो या तो प्लाज्मोडियम गट में मिलता है या फिर उसके स्पोरोजोइट्स, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्पोरोजोइट्स, ठीक है, गट में स्पोरोजोइट्स, गट में मिलेगा प्लाज्मोडियम, सलाइवरी ग्लैंड में मिलेंगे स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड। द सेक्सुअल स्टेज दैट डेवलप्स इन आरबीसी इज, तो सेक्सुअल स्टेज जो आरबीसी में डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज योर गैमीटोसाइट। क्या बोलते हैं उसको? गैमीटोसाइट, याद रखना है। और यही गैमीटोसाइट जब एक नॉर्मल जो एनोफिलीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन से लेगा तो उसकी बॉडी में, गट में जाके ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, वहाँ पे प्लाज्मोडियम बनेगा, वो स्पोर्स बनाएगा जो कि जाके स्टोर हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। फिर ये वाला जो एनोफिलीज है वो एक आप हेल्दी ह्यूमन को काटेगा जिसकी बॉडी में क्या जाएगा? ये स्पोरोजोइट्स जाएंगे। कौन से ऑर्गन को सबसे पहले डैमेज करते हैं स्पोरोजोइट्स? ठीक है, लिवर। फिर लिवर के बाद कहाँ जाएंगे? आपके आरबीसी, आरबीसी को रप्चर करेंगे, फीवर आएगा और फिर आरबीसी में गैमेटोसाइट बनाएंगे, ठीक है। आपको बताना है ह्यूमन के अंदर मलेरिया की सेक्सुअल साइकिल होती है कि एसेक्सुअल साइकिल होती है, और मस्किटो में सेक्सुअल होती है कि एसेक्सुअल होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमीबियासिस। तो देखो अब एमीबियासिस पे आ गए, तो एमीबियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट है, मतलब पैथोजन का नाम पूछ रहा है, वो पैथोजन ही तो पूछ रहा है, तो पैथोजन का नाम एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पैथोजन को बोलेंगे। द मैकेनिकल कैरियर फॉर एमीबिक डिसेंट्री इज। तो बेटा एमीबिक डिसेंट्री का मैकेनिकल कैरियर कौन है, मतलब हमारी बॉडी में कैसे जाएगा? तो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम होता है बेटा किसका? हाउस फ्लाई का। 11th क्लास लिखा हुआ, 11th क्लास बायोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद द कॉमन राउंड वॉर्म विच शोज सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग। राउंड वॉर्म बेटा हमको एक इन्फेक्ट करता है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें। और क्योंकि राउंड वॉर्म लिख दिया, ठीक है, और इतने सारे सिम्टम लिख दिए, तो अब तो गैस करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान हो गया, एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस। तो एस्कैरियासिस है बीमारी का नाम, और एस्कैरिस पूरा नाम होता है बेटा इसका, एस्कैरिस का, ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, याद रखना है, ठीक है। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। आगे देखो, आगे कह रहा है द फिलेरियल वर्म, ठीक है, विच कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द लिम्फेटिक वेसल्स। तो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, पैर बहुत बड़े हो जाएंगे, बीमारी का नाम एलिफेंटियासिस हो रहा है। आपको होपफुली याद आ रहा है कि बीमारी को एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक है। इज अब फिलेरियल, द फिलेरियल वर्म दैट कॉजेज, अब वर्म का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो वर्म का नाम लिखोगे वो आप लिखोगे वूचेरिया, वूचेरिया। और मोस्ट कॉमन वन बैंक्रॉफ्टाई, बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। सो वूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो है वो नाम है किसका? फिलेरियल वर्म का। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है द जेनरा रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगल डिसीज रिंग वर्म। तो रिंग वर्म जो फंगल डिसीज है उसको कौन कौन सी फंगस की जेनरा जो है वो कर सकती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, स्पेलिंग चेक कर रहा हूं, आप भी चेक करते रहो, एपिडर्मोफाइटोन, बिल्कुल ठीक लिखा है, ट्रू। कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है मेरे को स्टेटमेंट में, होपफुली आपको भी कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही होगी, ठीक है। आगे देखो, द ड्रेडफुल डिसीज दैट हैव बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड इज। ऐसी खतरनाक बीमारी जो इरेडिकेट हो चुकी है, आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बिल्कुल ये, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है? तो इनेट या एक्वायर्ड, बताओ इसमें से आंसर क्या रहेगा? तो
इन्नेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ प्रेजेंट होने वाली इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर अगर आपने इस सवाल को हल्के में ले लिया और आप इस पॉइंट को स्किप कर गए, नॉन स्पेसिफिक, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब हमारी बॉडी के जो बैरियर्स है वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, स्किन। अब स्किन क्या वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन को अलग अलग तरीके से रोकती है? नहीं, स्किन तो एक बैरियर है, ये सबको उतना ही रोकेगी। ठीक है, अब कोई ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा उसमें अडोप्टेशन है तो वो क्रॉस कर जाएगा स्किन को, वरना नहीं। लेकिन स्किन क्या अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग पैथोजन पे? नहीं, तो इट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, सबको उतना ही रोकेगी। ठीक है, याद रखना है। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, तो स्पेसिफिक वाली कौन सी होती है? एक्वायर्ड। ठीक है, अब एक और कुछ बातें सुन लो, इन दोनों में से कौन सी इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है कि पहली बारी जो पैथोजन आया, अब अगली बारी उस पैथोजन के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी बन के रहती है। एंटीबॉडी बनती ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो याद रखना है, वो इम्यूनिटी जिसके पास मेमोरी हो वो कौन सी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाय बर्थ कौन सी होती है? इन्नेट। आपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बाद में इन्फेक्शन के बाद कौन सी आप लेते हो? एक्वायर्ड लेते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। किसके पास ये नॉलेज है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ? सेल्फ और नॉन सेल्फ कौन कौन पता कर सकता है कि अपना कौन है और पराया कौन है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगला देखो जरा 35th क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन फिजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन। तो फिजिकल बैरियर बोल दिया ना, तो कितना आसान हो गया। एक तो स्किन हो गया, और एक अभी आपको ऊपर बताया था, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसल मेम्ब्रेन या एपिथेलियम, कुछ भी लिख सकते हो, म्यूकोसल एपिथेलियम। आगे पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, विच फॉर्म द सेलुलर बैरियर आर। तो पीएमएनएल किसको कहते हैं? पहले तो नाम को तोड़ो। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। तो मतलब न्यूक्लियस अलग अलग शेप के दिखे, ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? तो बेटा आपके एनसीईआरटी में न्यूट्रोफिल साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो आपके जो क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो जो आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पीएमएनएल, डब्ल्यूबीसी के टाइप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है बेटा कि द प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल दैट फॉर्म्स द साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर वायरस इन्फेक्टेड सेल, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं इनको? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं बेटा? ये कुछ केमिकल बैरियर्स हैं। ऐसा सेल जिसमें वायरस इन्फेक्शन हो गया, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ये सेल तो इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन इससे रिलीज होने वाले जो इंटरफेरॉन केमिकल्स हैं, ये बाकी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, कि भाई मैं, मेरी तो बलि चढ़ गई, मैं तो मर गया, तुम बच सको तो बच लो किसी तरीके से। ठीक है, तो ये सेल उस सोल्जर का काम करता है कि जिसको गोली लग चुकी है दुश्मन की, उसने दुश्मन को देख लिया है, लेकिन ये मरते मरते भी आवाज लगा गया अपने साथियों को कि बच जाओ, अटैक हो चुका है। सो इंटरफेरोनिक कम्युनिकेशन का तरीका है जो एक सेल रिलीज करता है कुछ ऐसे केमिकल्स जो बाकी आपकी इम्यूनिटी को जाके एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि ज्यादा फर्दर आपका नुकसान ना हो पाए। और किस केस में रिलीज होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल के केस में रिलीज होता है। पॉइंट टू अंडरलाइन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाला हो जाए आपसे। चलो आगे देखो, आगे आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि when our body encounters a pathogen for the first time, the first low intensity response is called as primary response। ये तो बहुत ही आसान हो गया कि आपकी बॉडी में सबसे पहले पैथोजन जब घुसेगा तो आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स। नाउ द हाईली इंटेंसिफाइड, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी एंटर करेगा सेम पैथोजन, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में मेमोरी बनी हुई है, तो ज्यादा तेज रिस्पॉन्स होने वाला है। तो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंड रिस्पॉन्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी, तो मेमोरी के बेसिस पे सेकेंड जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी। ठीक है, या फिर आपकी एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छा नाम देती है, एनमनेस्टिक, एनमनेस्टिक, एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्स, या फिर एनमनेस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से एनमनेस्टिक वाले पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सेकेंडरी तो याद रह जाता है बच्चों को, एनमनेस्टिक याद नहीं रह पाता है बेटा। तो याद रखना है, एनमनेस्टिक आपको याद रखना है यहाँ पे। आगे देखो, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन आर कॉल्ड एज एंटीबॉडी। ट्रू, अच्छा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तो सच लिखा है मेरे हिसाब से, तो होपफुली आपके हिसाब से भी सच ही लिखा होगा। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल
प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक लिखा है, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है मेरे को इसमें, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द एंटीबॉडी इज H2L2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2L2? एंटीबॉडी में दो तो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती है, ठीक है। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ये हैवी चेन और लाइट चेन आपस में कैसे चिपकी हुई है, कौन सी इंटरेक्शन, कौन सी बॉन्डिंग है, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दूसरी कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है बेटा वो कौन करता है आपकी बॉडी में? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और सेल मीडिएटेड कौन करता है? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अगर मैं आपसे पूछूं एंटीबॉडी कौन बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो बी लिम्फोसाइट, ठीक है। आपकी बॉडी में किलर टी सेल्स कौन बना रहे हैं? टी लिम्फोसाइट। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन रिजेक्शन कौन करता है? तो टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, टी लिम्फोसाइट से जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ऑर्गन रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मार्क माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने बोला कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन रिजेक्शन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो आगे बोल रहा है व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जब आपकी बॉडी डायरेक्टली पैथोजन से क्या हो जाए, रिस्पॉन्ड, पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाए और अपनी एंटीबॉडी खुद बना ले, खुद बनाने लग रही है एंटीबॉडी, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी ने मेहनत करी तो एक्टिव इम्यूनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर आपने रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से डाल दी तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी, खुद बना रही है। कमेंट बॉक्स में बताना वैक्सीन कौन से टाइप की इम्यूनिटी है, वैक्सीन कौन सा टाइप की इम्यूनिटी। अगर आप आंसर नहीं कर पाए इसका मतलब आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या फिर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है। वैक्सीन कौन सा टाइप की, एक्टिव या पैसिव, ठीक है, सोचना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू कि बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का, ठीक है। हिंट दे देता हूँ बेटा, वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं डाली जाती है बॉडी के अंदर। वैक्सीन के अंदर आपका पैथोजन वीक करके, पैथोजन को किल करके, या पैथोजन का एंटीजन मतलब पैथोजन का कोई मॉलिक्यूल जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है आपकी बॉडी, वो डाला जाता है। हिंट दे दिया, आंसर करना। उम्मीद है मेरे को कि ठीक आंसर करोगे। आगे देखो, द येलो फ्लूइड दैट कंटेन्स आईजी एंटीबॉडी प्रोटेक्ट्स द इनिशियल डेज ऑफ द इन्फेंट। तो ये तो बहुत आसान हो गया। इस फ्लूइड को मिल्क भी बोलते हैं। अरे मिल्क को बोलते क्या है एग्जैक्टली? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमने ये क्वेश्चन सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी, अदरवाइज हो ही नहीं सकता आपको याद ना है, वहाँ पे पढ़ाया था हमने। उसके बाद देखो जरा बेटा, 45th क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। बहुत ही घिसा बेटा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, फ्री के नंबर देके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, आ गया क्वेश्चन, जब पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एंटीजन आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड, ठीक है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज पैसिव। आ गई ना पैसिव इम्यूनिटी। भाई आपने क्या किया, आपने रेडीमेड एंटीबॉडी, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी डाल दी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका कि द वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग द मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके यीस्ट की मदद से हमने बनाई कुछ वैक्सीन्स, जिसमें से आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है हेपेटाइटिस, किसका? हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो वैक्सीन बनी है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बनी है। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राइट। 48 क्वेश्चन बोल रहा है द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन इज नोन एज एलर्जी। इसी को एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो ओवर रिएक्ट कर गई, एग्जैजरेट कर दिया रिस्पॉन्स को, ठीक है, तो एलर्जी। और एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली इचिंग होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, स्नीजिंग होने लगती है, ये मोस्ट कॉमन है। एलर्जी के केस में का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो एलर्जी होती है बेटा जनरली केमिकल्स विच आर हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामीन्स आपकी बॉडी में। तो हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कौन से सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद बेटा ये इनको रोकने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल, जो दवाई देते हैं डॉक्टर, दैट इज एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स रिस्पॉन्सिबल यूज की जाती हैं इस केस के अंदर। और क्या दिया जा सकता है? और जनरली आपकी बॉडी के अंदर सीवियर एलर्जी के केसेस के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट है बेटा, एंटी हिस्टामिन्स, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, ये सब एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज हो सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन इफ द इम्यून सिस्टम अटैक सेल, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी,
ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा टाइप का? रिमेटॉइड। नाउ कंस्टिट्यूटिंग 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, द लोकेशन ऑफ मेजर रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो 50% जो है बेटा आपके जो सोल्जर्स हैं बॉडी के, वो इनके ट्रैक की लाइनिंग पे खड़े हुए हैं और उनको बोलते हैं माल्ट, MALT, माल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, 3-4 सवाल दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा फॉलो कर रहा है, और आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर चेक भी तो रखना है, जरूरी है। आगे देखो, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एड्स, ऐसा एंजाइम जो कि एड्स को बीमारी करने के लिए चाहिए, फॉर वायरल डीएनए फ्रॉम वायरल आरएनए। अच्छा, वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बन सके, कौन सा एंजाइम? तो पहले तो ये बताओ, आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस नहीं, इससे पहले ये बताओ डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, याद रखना। आगे देखो जरा क्वेश्चन, तो 8 शुरू हो चुका है। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ दीज सेल्स डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग एचआईवी इन्फेक्शन। बट एचआईवी इन्फेक्शन के केस में 2 सेल्स इन्फेक्ट होते हैं, एक होता है हेल्पर टी सेल्स और एक होता है मैक्रोफेजेस। हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ये किल हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस का नंबर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है और ये नए वायरस बना भी रहे हैं, इसलिए मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री भी बोला जाता है। हो गया रिवाइज? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं हुआ तो जाके देख लो भाई, एचआईवी मतलब आपका रिवाइज नहीं है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको रिवाइज करा दूं। तो बताओ 52 का आंसर क्या होगा? कौन से सेल्स है जिनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है? तो इट विल बी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, याद रखना। आगे, द इन्फेक्शन अकरिंग इन एड्स ड्यू टू इम्यूनोडेफिशिएंसी आर कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्मा। ये ट्रू है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा एड्स का खुद का कोई सिम्टम एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, एड्स की बीमारी का। एचआईवी क्या करता है? आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे करके खत्म करेगा। एक लिमिट आएगी जब आपकी इम्यूनिटी इतनी खत्म हो जाएगी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, व्हाट आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आप वीक हो जाओ तो हम आपको इन्फेक्ट करें। एक नॉर्मल इंसान को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा इंसान जिसको क्या होगा, जिसको एचआईवी ऑलरेडी है, मतलब एचआईवी पॉजिटिव है वो और उसको एड्स है, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी खत्म होगी कि वो इन्फेक्शन जो एक नॉर्मल इंसान को बीमार नहीं कर सकते वो इस इंसान को बीमार कर देंगे। ठीक है, तभी तो डॉक्टर के दिमाग की घंटी चलेगी कि भाई ऐसे इन्फेक्शन हो जा रहे हैं इस इंसान को जो नॉर्मल इंसान को होते नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी ताकतवर है कि इससे लड़ सकती है। तो वो कौन कौन से इन्फेक्शन है जो एचआईवी पॉजिटिव इंसान को होने के चांसेस ज्यादा है? ठीक है, वो यही तो पूछ रहा है। ठीक है, कि इम्यूनो डेफिशिएंसीज के केस में हो जाता है एचआईवी एड्स जैसी। तो कौन कौन से इन्फेक्शन है? माइकोबैक्टीरियम, बहुत कॉमनली सब, बहुत सारे वायरसेस, फंगस, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। तो ट्रू है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, याद कर लेना, एग्जाम्स में आ सकती है। उसके बाद द वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट वाज आपके एलिजा। क्या नाम है टेस्ट का? एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और एलिजा का आपका विच इज अ प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा? तो प्रिंसिपल ऑफ एलिजा है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। याद रखना, ये रिपीट होगा बायोटेक्नोलॉजी की क्लास जब लूंगा, ठीक है, बहुत जल्द। उसके बाद द सेल दैट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस द वायरस एंड एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री। तो बता दिया, मैक्रोफेजेस। तो ऐसे सेल्स, मैक्रोफेजेस, ऐसे सेल जो एचआईवी फैक्ट्री का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इनिबिटिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथेस। तो ये नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, जब तक एक सेल बाकी सेल्स के कांटेक्ट में है बेटा, इस सेल के पास उतनी जगह ही नहीं है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन करके ट्यूमर बना सके। कैंसर टॉपिक से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कैंसर सेल्स खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है कि एक टिश्यू के अंदर सेल बाकी सेल्स के कांटेक्ट में रहेगा, जिसकी वजह से उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं हो पाएगी। होपफुली मैंने उतनी हिंट दे दी है कि आप आंसर कर पाओ कि मैं आंसर कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। लेकिन रिवीजन में मैं ये बात ना बताऊं तो ये गुनाह माना जाएगा कि याद रखना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमने कैंसर में पढ़ा है, तो बच्चों की टेंडेंसी रहती है कि जब पूछा जाए कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहाँ दिखता है, बच्चे बोलते हैं कैंसर सेल्स में। गलत हो जाएगा बेटा, 0 नंबर मिलेंगे या नेगेटिव में चला जाएगा मार्किंग, अगर रीट में आ गया क्वेश्चन तो। याद रखना है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल्स में नहीं दिखने वाली है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल टिश्यू और सेल, ठीक है। और आप ये प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इन कैंसरस सेल्स, खो जाती है, ठीक है। एक सेल टिश्यू से बाहर निकल के अपने लिए जगह बनाएगा और
ट्यूमर बना देगा। ठीक है, ट्यूमर को क्या बोलते हैं हम, नियोप्लाज्म भी बोलते हैं ट्यूमर को, याद रखना है। ट्यूमर दो प्रकार के, कौन से, बेनाइन और मेलिग्नेंट। कौन से वाला खतरनाक होता है, मेलिग्नेंट खतरनाक है, जिसको कैंसर्स ट्यूमर कहते हैं। ऐसा क्या है जो मेलिग्नेंट ट्यूमर शो कर रहा है और बेनाइन ट्यूमर शो नहीं कर रहा है? बेनाइन ट्यूमर फैलता नहीं है, एक ही जगह पे रहेगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही ग्रोथ करेगा। ठीक है, और ये दूसरे वाला मेलिग्नेंट वाला कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, मेटास्टेसिस, मतलब घूमने की, हांडने निकल जाता है, कि एक ग्रोथ होगी, एक पर्टिकुलर क्या होगी, साइज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ये टिश्यू निकल के बॉडी फ्लूइड के थ्रू किसी दूसरे पार्ट में जाके ग्रो करने लगेंगे, फिर वहां से निकल के किसी तीसरे पार्ट में जाके ग्रो करने लगेंगे। तो ये कैंसर जो फैलता है, इसलिए कैंसर की स्टेजेस होती हैं कि कितना फैल चुका है बॉडी के अंदर, स्टेजेस ऑफ कैंसर। ठीक है, तो मेटास्टेसिस की वजह से। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, खतरनाक वाले ट्यूमर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो फैलता है। तो बता चुका हूं प्रॉपर्टी का नाम, है ना, क्या है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। उसके बाद फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर दैट ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल्स। तो बेटा कौन से हैं, विच आर कॉल्ड एज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन बेटा, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को म्यूटाजन कहते हैं। म्यूटाजन फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे म्यूटाजेंस, ठीक है, ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन कॉज कर दे, उनको कहते हैं कार्सिनोजन। तो वही डेफिनेशन है, कार्सिनोजन की डेफिनेशन आएगी, ये चिपका देना, आपके एग्जाम्स में आएगा तो पहचान जाना कि कार्सिनोजन है, एमसीक्यू वाली स्टेटमेंट्स के अंदर जरूर। ठीक है, उसके बाद बेटा द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दैट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर इज। तो आपके एनसीईआरटी में बेटा एक ट्रीटमेंट दिया है, थेरेपीज बहुत सारी दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऐसी एक थेरेपी दी है विच इज कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी, जिसके अंदर आप एक केमिकल यूज करते हो जो कि आपकी इम्यूनिटी को ही एक्टिवेट करता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। हिंट से समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो आंसर भी बता ही देता हूं जब इतना बता दिया तो। अल्फा इंटरफेरॉन, याद रखना है, अल्फा इंटरफेरॉन ऐसा केमिकल है जो आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है ट्यूमर के खिलाफ काम करने के लिए। उसके बाद व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन, देखो कितनी बातें बताए, और व्हाइट हो गया, ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तो इतना भी दे देता तब भी आंसर कर देते हम। डाई एसिटाइल मॉर्फिन किसको बोलेंगे बेटा हम, स्मैक को, स्मैक को, या फिर किसको, हीरोइन को। तो दोनों में से कुछ भी, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एग्जामिनर का बहुत अच्छा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रिसेप्टर्स ऑफ ओपियोइड ड्रग आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बिल्कुल सच बात है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी, तो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है बेटा कैनिबिनॉइड्स के, बिल्कुल सच लिखा है मेरे हिसाब से तो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि कैनिबिनॉइड्स कौन से प्लांट से मिलते हैं। एक और क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं इसमें मैंने, ताकि रिवाइज पता कैसे चलेगा मुझे कि आपको रिवाइज्ड है। ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, आगे दिया नहीं है, बट ये ट्रू फॉल्स होना चाहिए क्योंकि तो स्टेटमेंट है और सच है स्टेटमेंट, तो और क्या ही बताऊं इसके अंदर, ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है बेटा क्या, नेक्स्ट बोल रहा है नेटिव साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से आया, विच इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग की बात कर रहा है, तो ऐसा ड्रग विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, इतना भी बताता ना तो मेरे को आपसे उम्मीद है कि आपको आंसर करना चाहिए था कि ये कोकेन की बात हो रही है, कोकेन की बात हो रही है, या फिर कोका एल्कलॉइड्स, सेम बात है, कोका एल्कलॉइड्स का ही मेंबर है कौन, कोकेन, कोका एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स, याद रखना है। उसके बाद टोबैको स्टिमुलेट्स या कंटेन्स निकोटीन विच विद स्टिमुलेट्स, विच आएगा, विद स्टिमुलेट्स एड्रिनल, बिल्कुल सच बात है बेटा, टोबैको का जो निकोटीन है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहां से रिलीज करवाता है कि इसको एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को। ठीक है, तो वहां वो एक्टिवेट कराएगा। शेकीनेस, एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग आर रिलीव्ड व्हेन ड्रग इज रिज्यूम्ड, दीज आर नोन एज, अच्छा ये जो सिम्टम है ये गायब हो जाते हैं, ठीक है, जब ड्रग को वापस दिया जाए, लेकिन ये सिम्टम आते कब हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ये सिम्टम को बोलते हैं हम क्या, विड्रॉल सिंड्रोम, विड्रॉवल सिंड्रोम, याद रखना है, तो इनको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। नेक्स्ट, रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, वायलेंस आर इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज, ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज, अल्कोहल का नाम भी आ गया तो याद रखना, अल्कोहल जो है बेटा आपकी बॉडी के कौन से मेजर ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है, तो बेटा आपकी बॉडी के लिवर को, ठीक है, लिवर सिरोसिस एक टर्म लिखी है, ठीक है, बीमारी है लिवर की जिसमें लिवर के सेल्स इस तरीके से डैमेज होते हैं कि अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते, तो लिवर सिरोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा,
ठीक है, आपके एलिमेंट्री कैनाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये खराब हो गया, लिवर एक ही दिया है भगवान ने, ये खराब हो गया तो मृत्यु। ठीक है, अदरवाइज और भी रीजन है बचाए सके ट्रांसप्लांट वगैरह, लेकिन इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ट्रांसप्लांटेशन कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। इतनी आसान चीज नहीं होती है ट्रांसप्लांटेशन की, कर देंगे हम। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा, हमने इस पूरा चैप्टर जो है उसके जितनी भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बार बार रिपीट होते हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स आती हैं और आपके मल्टीपल करेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और होपफुली आपको ये लेक्चर हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया होगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, अपने प्रिय मित्र के साथ जो बायोलॉजी में थोड़ा सा भी परेशान हो रहा है, या फिर जिसको आपको बताना हो कि भाई देखो ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ के देखो, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ये मज़ा बेटा बाकियों को भी दो, अपने दोस्तों को भी दो मौका, ठीक है, पढ़ने का। तो अब हम बेटा अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।